साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर 30-40 लोगों का झुंड एक रात आपके घर में घुस आए और आपसे और आपके परिवार वालों से कहे कि साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि मैं, आप या कोई भी आम आदमी पुलिस की मदद लेगा। लेकिन अगर पुलिस भी इस भीड़ में शामिल हो तो आपके पास क्या रास्ता बचता है? पुणे में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पुलिस अधिकारियों ने हकीमुद्दीन शेख के परिवार को 26 जुलाई की सुबह 3 बजे तक का समय दिया, ये साबित करने के लिए कि वो भारतीय हैं। पुलिस अधिकारियों पर आरोप ये भी लगाया कि उन्होंने कहा कि अगर हकीमुद्दीन शेख का परिवार 3 बजे तक साबित नहीं कर पाया तो मान लिया जाएगा कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। आपको अगर अब तक ये कोई आम खबर लग रही हो तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हकीमुद्दीन शेख 1999 की कारगिल वॉर में भारतीय सेना की तरफ से लड़े थे और कारगिल विजय दिवस ही होता है 26 जुलाई को। टाइमिंग बहुत ख़राब थी जिसने भी ये किया। इतना ही नहीं है, हकीमुद्दीन का परिवार 1965 और 1971 की जंग में भी भारतीय सेना की तरफ से हिस्सा ले चुका है। पिछले कुछ दिनों या कहें महीनों से देश में बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी नागरिक बताने या उनसे उनकी नागरिकता साबित करवाने का एक ट्रेंड चल रहा है। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन की मुहिम के बाद 200 से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरों को मेडस और कुकस के होल्डिंग सेंटर में डाल दिया गया था। आरोप ये भी लगे कि होल्डिंग सेंटर एक्चुअली डिटेंशन सेंटर का ही सोफिस्टिकेटेड नाम था। इस मुहिम का असर यह हुआ कि गुरुग्राम की कई बंगाली कॉलोनियाँ आज सूनी पड़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल और असम के प्रवासी मजदूर वापस अपने ज़िलों और गाँवों तक जा चुके हैं, जाना पड़ा है उन्हें। खबर छप रही है कि गुड़गांव में कचरा नहीं उठ रहा, लेकिन वजह क्या है कोई छाप नहीं रहा। इसी का नतीजा है कि दिहाड़ी मजदूरों से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर तक पहुंच गया है, जिसने पुणे पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए। आज खबरगांव समाचार में इस एपिसोड में इस पर बात करेंगे और सवाल ये पूछेंगे कि गैर कानूनी माइग्रेंट्स को ढूंढने की आड़ में किसी भाषा को बोलने वाले या किसी विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखने वालों को प्रताड़ित करना कितना जायज़ है। विशेष धर्म क्या, मुसलमानों को प्रताड़ित करना। इसके साथ ही बात होगी उस बुलडोज़र एक्शन की जिसकी आग अब एक बीजेपी नेता के परिवार तक पहुंच गई है। मुरादाबाद में एक भाजपा नेता के भाई की दुकान को प्रशासन ने बुलडोज़र से गिरा दिया। चेतन सैनी अपनी 20 साल पुरानी दुकान गिरने से इस कदर दुखी हुए कि उन्होंने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। बात करेंगे कि चेतन सैनी की आत्महत्या की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। प्रशासन जिसने 20 साल से चल रही उस दुकान को ढहा दिया, उस ट्रेंड की जो बुलडोज़र से दुकान घर गिराए जाने का लंबे समय से समर्थन कर रहा है, या फिर चेतन सैनी की आत्महत्या पर सवाल बुलडोज़र से ही पूछे जाएं। इसके अलावा बात होगी केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लोकसभा में विरोध प्रदर्शन किया है। मामला है केरल की 2 नन्स की गिरफ्तारी का, जिन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी का इल्ज़ाम लगाया है। आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? बताइए। कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात हकीमुद्दीन शेख की। हकीमुद्दीन शेख 1999 की कारगिल वॉर भारत के लिए लड़े थे। 1984 से सन 2000 तक इंडियन आर्मी की 269 इंजीनियर रेजिमेंट का हिस्सा थे। हकीमुद्दीन फिलहाल प्रतापगढ़ में रहते हैं। उनके भाई और भतीजे पुणे में हैं। पुणे के चंदन नगर इलाके में हकीमुद्दीन के भाई इरशाद शेख का घर है। इस घर में 26 जुलाई की आधी रात को 40 से 50 लोग घुस आए। इरशाद के परिवार पर बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम लगाया, कहा कि वो बांग्लादेशी हैं। इरशाद से उनके परिवार से आईडी दिखाने को कहा गया। खबरों के अनुसार घर की महिलाएं उस वक्त सो रही थीं, उन्हें उठाया गया, आईडी मांगी गई, कहा गया कि साबित करो कि तुम बांग्लादेशी नहीं हो, भारत के नागरिक हो। इरशाद ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनके भाई हकीमुद्दीन शेख सेना से रिटायर्ड हैं। उनके परिवार से शेख नईमुद्दीन भी 1965 की जंग के दौरान आर्मी में थे। शेख मोहम्मद सलीम 1971 की जंग में इंडियन आर्मी में हिस्सा थे। इरशाद ने बताया कि जो भीड़ उनके घर पर आई थी वो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। उन्होंने इस भीड़ को आधार कार्ड भी दिखाए, पर कहा गया कि ये फर्जी हैं। अब आप सोचेंगे कि इस सब के दौरान पुलिस कहाँ थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये सब हो रहा था तब सिविल ड्रेस में एक पुलिस अधिकारी भीड़ को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। पास में एक पुलिस वैन भी थी। इसके बाद परिवार के पुरुषों को थाने ले जाया गया। परिवार के सदस्यों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें सुबह 3 बजे तक का वक्त दिया गया और कहा गया कि अगर तब तक साबित नहीं कर पाए तो पक्का हो जाएगा कि तुम बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो। अब इस बात को फिर से जान लीजिए कि यह सब उस परिवार के साथ हुआ जिस परिवार के लोग इंडियन आर्मी में सेवा दे चुके हैं। पिछले 60 साल से
पुणे में रहते हैं। खबरों के मुताबिक डीसीपी समय मुंडे ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि इस घर में गैर कानूनी प्रवासियों के रहने की सूचना थी। हमारी टीम ने उनके कागजात चेक किए। जब ये साबित हो गया कि वो लोग भारतीय हैं, हमने उन्हें जाने दिया। समय मुंडे ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस के साथ कोई भीड़ भी थी, मगर ये नहीं बताया कि सूचना दी किसने थी। मुंडे ने यह भी कहा कि ये सिटी वाइड मुहिम है जो बांग्लादेशी गैर कानूनी प्रवासियों के खिलाफ चलाई जा रही है। हकीमुद्दीन के भतीजे शमशाद शेख के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले दिन यानी 27 जुलाई को उन्हें फिर से थाने बुलाया गया था और उनके कागजात अभी भी पुलिस के पास हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के अध्यक्ष राहुल दम्बाले ने बताया कि जो भीड़ थी वो हिंदुत्ववादी संगठनों की थी और परिवार को डराने धमकाने की कोशिश कर रही थी। प्रतापगढ़ में रह रहे हकीमुद्दीन शेख ने सवाल पूछा है कि मेरा पूरा परिवार इस देश का है, हमें ये बात साबित करने को क्यों कहा जा रहा है। उनके भाई इरशाद का सवाल है कि क्या सैनिकों के परिवारों के साथ भी ऐसा सलूक किया जाएगा। जब जब कोई दरवाजे पर दस्तक देगा, क्या हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं। हकीमुद्दीन शेख आर्मी में थे, उनका परिवार आर्मी में था। वो बांग्ला भाषी नहीं थे, लेकिन तब भी उन पर बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। इसकी वजह उनके नाम के अलावा और क्या है, आप जानते हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ये बात हो गई हकीमुद्दीन की, मगर ये अकेला मामला नहीं है। पूछिए गुरुग्राम में बरसों से काम कर रहे पश्चिम बंगाल और असम के प्रवासी मजदूरों से, जो इस डर से शहर छोड़कर चले जाने पर मजबूर हैं कि गुरुग्राम प्रशासन ने भी पुणे प्रशासन की ही तरह एक मुहिम छेड़ दी जिसमें गैर कानूनी बांग्लादेशियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। इस मुहिम के तहत 200 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया, होल्डिंग सेंटर में रखा गया। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि अंततः 10 लोग बांग्लादेशी साबित भी हुए और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब 10 ही लोग बांग्लादेशी थे, तो उन सबको हिरासत में क्यों लिया गया जो बांग्लादेशी नहीं थे और जिनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, और क्या उन्हें उनकी जो असुविधा उनको पहुंची है उसके लिए कोई हर्जाना दिया जाएगा। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पुणे मामले पर लिखा कि पुलिस बिना किसी सबूत के किसी को डिटेन नहीं कर सकती है या नागरिकता साबित करने को नहीं कह सकती, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। गैर कानूनी प्रवासियों से जुड़ा ये पागलपन सिर्फ आम लोगों को परेशान करेगा। कागजात की कमी होने से नागरिकता चली नहीं जाती है। जय जवान। गुरुग्राम में जो लोग डर की वजह से अपने राज्यों, ज़िलों और गांव तक गए हैं, उनमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे, हिंदू भी थे, मगर एक बात कॉमन थी, सब बांग्ला भाषी थे। इस पूरे मसले पर हमने एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस पूरे विषय पर और पुणे पुलिस द्वारा हकीमुद्दीन शेख के घर हुई कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जहां सूबे में लंबे समय से सेलिब्रेटेड बुलडोजर एक्शन की चपेट में एक भाजपा नेता का परिवार ही आ गया। चेतन सैनी बीजेपी नेता एवं मंडल मंत्री गजेंद्र सिंह के भाई थे। उनकी मुरादाबाद मंडी समिति में फल की दुकान थी, 20 साल पुरानी। प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत इसे गिरा दिया। चेतन सैनी अपने व्यापार के उजड़ने का सदमा सह नहीं पाए, छत से कूदकर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। खबरों में बताया गया है कि परिवार का इल्ज़ाम है कि चेतन सैनी बुलडोजर की कार्रवाई से मानसिक रूप से टूट चुके थे और इसी सदमे में उन्होंने अपनी जान दे दी। सुसाइड से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि जीने का सहारा छीन लिया गया, सब बर्बाद कर दिया गया, अब कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने सब। हमने हाथ पैर जोड़े, हमने 5 मिनट में 5 मिनट लग गया, पैकेट तोड़ रहे, सब तोड़ गए। नहीं सुनी तो दुकान तोड़ दिया भाई साहब, सारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर जोड़ ले, नहीं जोड़े भाई साहब। मेरे भैया ने रात, मैंने भैया को हमने बहुत समझा, वो समझा काम तो करता भैया, हमारा सारा माल कर ले गए तो करते हम जा रहे कारोबार व्यवहार जो करते हैं हम सारा सबका सब पूरी दुकानें तोड़ दी, जो माल था वो खराब हो गया हमारा। खबरों में बताया गया है कि मंडी समिति में सोमवार को एक आढ़ती का अतिक्रमण हटाया गया था। इसी दौरान मंडी समिति के सचिव संजीव कुमार के कार्यालय में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ कर दी गई। CCTV कैमरे भी क्षतिग्रस्त किए गए। सचिव ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। अगले दिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें चेतन सैनी की दुकान भी शामिल थी। अब ये पूरा मामला आपको बताता क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो, सोल्यूशन एक ही है। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, जो दिख रहा है तोड़ दो। एक लड़ाई जिसके चक्कर में चेतन सैनी की दुकान गिरती है और फिर वो अपने प्राण त्याग देते हैं। सवाल यह है कि लंबे समय तक बुलडोजर एक्शन का समर्थन करने वाले
अब इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? सवाल ये भी है कि क्या चेतन सैनी की 20 साल पुरानी दुकान एक ही रात में अतिक्रमण बन गई? और सवाल ये भी है कि अगर चेतन सैनी और उनके परिवार का दुख जायज़ है, उसको हम जगह देने को तैयार है, तो उनके जैसे जो हज़ारों परिवार हैं जिनके घर या दुकान टूटी हैं, क्या हमारे अंदर जो माया है, करुणा है, उनके लिए भी बचेगी? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चेतन सैनी के परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार को आश्वासन दिया कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। लेकिन अगर चेतन सैनी बीजेपी नेता के भाई न होते तब भी क्या इतनी ही त्वरित कार्रवाई होती, ये लोग पूछ रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 को प्रयागराज में घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए इस कार्रवाई को अमानवीय और अवैध बताया था। जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा था कि देश में कानून का शासन है और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं ढाया जा सकता। बेंच ने कहा था कि इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज़ होती है। कोर्ट ने इस मामले में पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी देने को कहा था। वहीं 14 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से आवास गिराए जाने पर भी कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को महज इसलिए तोड़ना कि वो अपराधी है या उन पर अपराध के इल्ज़ाम हैं, कानून के खिलाफ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोगों ने संविधान इसलिए आत्मार्पित किया था कि हम देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करा सकें। हमने आपको पुणे के हकीमुद्दीन की कहानी सुनाई, मुरादाबाद के चेतन सैनी की भी कहानी सुनाई। आप पर छोड़ते हैं कि क्या हमारी पुलिस और प्रशासन, सरकार इन दोनों ही मामलों में यानी हकीमुद्दीन शेख और चेतन सैनी को और उनके परिवार को क्या न्याय दे पा रही है। जैसे बात लोकसभा की करने लेते हैं, जहां 30 जुलाई को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक विरोध प्रदर्शन किया। मामला था 2 नन्स की गिरफ्तारी का। क्या है मामला, आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जनसत्ता की खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ सुकमन मंडावी नाम के शख्स को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत के आधार पर की गई। प्रीति और वंदना नन है। शिकायत में कहा गया था कि इन लोगों पर 3 महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन करने और उन्हें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से तस्करी के लिए ले जाने का आरोप है। अब मामला केरल का इसलिए बना क्योंकि प्रीति मूल रूप से केरल के एर्नाकुलम जिले के इलाबूर की रहने वाली हैं। वंदना भी केरल के कुन्नूर के उदयगिरी गांव की है। प्रीति की बहन भी नन है और वंदना की बहन भी। इस मामले पर प्रदर्शन करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled and then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. I think somebody has already raised the issue, right? You already raised, today also we are raising. We are demanding an end to this kind of atrocity against minorities. It is not fair at all. These are also ladies. There were 2 or 3 ladies with another bunch of ladies. They should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Yes. This protest is continuing since 3 days. Yes. Do you think that the Yes. government is going to take action on it? Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. They do not take action on anything concrete. So I don't expect action, but it is our job to push them and pressurize them as much as we can. इस घटना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उनकी बात भी सुन लीजिए। लोकसभा में उठा, उसके पहले हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और आज लोकसभा में प्रोटेस्ट भी हुआ। पूरे देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वो अल्पसंख्यक को टारगेट करती है अपने वोट के खातिर, ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके और उसी के चलते ये जो कार्रवाई हुई है। असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट की मध्य प्रदेश इकाई की महासचिव नित्या फ्रांसिस ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया
कि उन लोगों को पहले कभी भी इस तरह की किसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। नित्य ने बताया कि जिन 3 महिलाओं को लेकर आरोप लगाए गए हैं वो तीनों आगरा के एक कॉन्वेंट में काम करने जा रही थी और नन उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन पर लेने गई थी। इन महिलाओं को नौकरी चाहिए थी और उनके माता पिता की अनुमति से हमने उन्हें नौकरी की पेशकश की थी। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का विरोध हो रहा है। केरल में कर रही है कांग्रेस। ऐसा भी नहीं है कि विरोध अकेले कांग्रेस कर रही है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस विषय पर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। मामला इतना बड़ा इसलिए भी बना है क्योंकि 1 साल के अंदर ही केरल में चुनाव होंगे और केरल में ईसाई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सीनियर नेता बृंदा करात दुर्ग जेल में बंद नन्स से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि ननों को झूठे और नकली केसेस में फंसाया गया है। ये दोनों नन सालों से गरीबों के बीच सेवा कर रही थी और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है जहाँ सभी धर्म समुदाय के लोग सद्भाव से रहते हैं। हमारी बस्तर की बेटियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक रूप देना बेहद दुर्भाग्यजनक है। वहीं केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि उनका मानना है कि नन्स का धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर देंगे। आज के खबर गांव समाचार में बस इतना ही। आज के शो को सत्यम ने लिखा था, आनंद ने रिकॉर्ड किया था। आप खबर गांव को देखते रहिए और शुक्रिया। शुभ रात्रि हमारी ओर से।